नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा में आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। तो देखिए, सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझनी है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको कुछ टर्म्स आपको पता होंगी, और वो टर्म्स हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और फील्ड क्या होता है। जब आपको ये टर्म समझ में आ जाएगी देन आपको वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा देती हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक जी सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ये आपका 5 के इक्वल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। देन हम यहाँ पर एक स्टार फंक्शन डिफाइन कर रहे थे जो कि जी क्रॉस जी से लेकर जी तक था। ठीक है, तो हमने एक स्टार फंक्शन डिफाइन किया जी क्रॉस जी टू जी। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स उठाए। मान लीजिए मैं यहाँ पर ए और बी दो एलिमेंट्स उठा लेती हूँ जी से। देन मैंने जब इस ए और बी एलिमेंट पर स्टार ऑपरेशन लगाया और जो आंसर आया वो भी उसी जी सेट के अंदर बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये जो स्टार है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ऑन सेट जी पर। ठीक है, ऑन सेट जी के लिए आपका क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। इंटीजर्स के सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या आता है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 इस तरीके से चलेगा, -1 -2 इस तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट तक चलेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए और बी कोई भी दो यहाँ पर नंबर्स उठा लिए। तो ए और बी यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 और 5 उठा लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे ए बी लिया इस तरीके से हमने यहाँ पर नंबर लिया -2 और 5। मैंने दो एलिमेंट्स उठा लिए जो कि आपके जेड सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन मैंने ले लिया प्लस का। ठीक है, यानी कि प्लस का ऑपरेशन हम ये देख रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अब मैं इन दोनों को जब प्लस करूंगी तो आपको पता है इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 3 आएगा, जो कि आपका सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका 3 भी आता है। इसका मतलब हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स इस जेड सेट के उठाए और उस पर जो है वो हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया। जब हमने इन दोनों पर प्लस ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी उसी सेट का ही एलिमेंट आया। इसका मतलब ये जो प्लस ऑपरेशन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट जेड। ठीक है, जेड सेट पर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है, तो ये आपके पास डेफिनेशन होती है बाइनरी ऑपरेशन की। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो समझना है वो आपको समझना है कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पर दो सेट की जरूरी होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट वी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास ये दो जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सेट जो है वो आपके एम्प्टी यानी कि खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर यू और वी दो एलिमेंट्स वी सेट से उठा लिए। ठीक है, इन पर मैंने स्टार ऑपरेशन लगाया। ये जो स्टार ऑपरेशन है ये आपका प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर यू स्टार वी किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर यू स्टार वी किया तो जो आंसर आया वो आपका इस वी सेट के अंदर ही बिलोंग कर गया। देन ये जो आपका स्टार जो होगा, ये जो आपका स्टार ऑपरेशन होगा ये आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को याद रखने का एक तरीका है कि जब आपके पास V और F दो सेट्स गिवन हो तो हम यहाँ पर V से ही दोनों एलिमेंट्स उठा रहे हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद V का ही एलिमेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इंटरनली ही काम हो रहा है। हमने V के अंदर से ही दो एलिमेंट्स उठाए और उन पर ऑपरेशन लगाया तो V के अंदर का ही एक एलिमेंट आया। तो ये आपके पास इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन समझने के लिए वही सेम कि लेट हम मान लेते हैं कि V एंड F बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मैं यहाँ पर सीधा लिख देती हूँ डज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो V और F हमने यहाँ पर दो सेट ले लिए हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट्स तो V का उठा लिया और एक जो है वो मैंने यहाँ पर F का उठा लिया। एक चीज याद रखनी कि जब आप V, ये जो है वो आपका एक वेक्टर स्पेस बनेगा, इसलिए हम V से डिनोट कर रहे हैं। तो V सेट से जब आप कोई एलिमेंट उठाओ तो आप U V W फॉर्म के लेना। ठीक है, और जब आप F से, ये F जो है ये आपके पास एक फील्ड होती है, तो फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो A B C इस टाइप के आपको उठाने हैं। V के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम वेक्टर बोलेंगे, ये आगे की बात है। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ, अभी तो जो ये दोनों एक सेट हैं लेकिन आगे वेक्टर स्पेस और फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको बस इतना समझना है कि V के जो आपके पास एलिमेंट
होंगे वो आपके वेक्टर्स होते हैं और फील्ड के जो एलिमेंट्स हम लेंगे वो आपके स्केलर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी यहाँ पर मैंने V से एलिमेंट U ले लिया और F से मैंने A ले लिया। देन मैंने यहाँ पर इन दोनों पर स्टार ऑपरेशन लगाया, A स्टार U। यहाँ पर A स्टार U किया तो वो जो आपके पास आंसर आया वो V के अंदर बिलोंग कर गया। ठीक है, तो जब ये V के अंदर बिलोंग कर जाएगा तो ये आपके पास स्टार ऑपरेशन जो होगा ये आपके पास एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर है। अब एक्सटर्नल को किस तरीके से याद रखोगे कि इसमें से जो है वो एक एलिमेंट्स हमने बाहर से लिया है, यानी कि पहले हमने V से दोनों एलिमेंट्स लिए थे, यानी कि हमने V के अंदर से दो एलिमेंट्स लिए थे। अभी हमने यहाँ पर एक बाहर का एलिमेंट फील्ड से ले लिया और ऑपरेशन लगाया तो आपका V के अंदर ही एलिमेंट आ गया। तो ये जो स्टार है ये आपका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो U स्टार V है, क्योंकि यहाँ पर सीधी डेफिनेशन आती है, तो U स्टार V जो होती है A स्टार U करो या फिर आप U स्टार V करो, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जब आप लगाते हो तो स्टार ऑपरेशन जब आप लगाते हो तो ये आपके यूनिक आते हैं। यूनिक का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमने यहाँ पर -2 + 5 किया तो 3 आ गया, कहीं 4 आ गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका स्टार ऑपरेशन जो होगा ये आपका एक यूनिक रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये आपको तीनों डेफिनेशंस करनी है। वो आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन समझनी है वो समझनी है फील्ड की, कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फील्ड को समझने के लिए आपके पास एक एफ सेट होना चाहिए। इस एफ को हम, ये जो एफ है वो इस फील्ड के लिए ही डिनोट किया जाता है। तो लेट हम एफ सेट मान लेते हैं जो कि नॉन एम्पटी सेट है एंड दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ है। एक तो आपके पास प्लस बाइनरी ऑपरेशन और एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ठीक है, कि एफ आपके पास एक नॉन एम्पटी सेट है और इसके पास दो ऑपरेशंस होंगे, प्लस ऑपरेशन होगा और आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगा। ठीक है, और जब ये आपके पास, ये जो आपके पास, क्योंकि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में बताया था, तो जब आपके पास एफ प्लस डॉट, ये जो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो बनेगा ये आपका फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा, अगर ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर प्लस के रिस्पेक्ट में रहेंगी। प्लस के रिस्पेक्ट में ये जो आपके पास एफ सेट जो आपको गिवन होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में आपके पास अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। अब आप समझोगे कि अबेलियन ग्रुप कब बनता है, तो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन फिर बता देती हूँ। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ और उस पर जब आप ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि यहाँ पर प्लस ले रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सीधा ही ले लिया, मैंने ए और बी जो है वो मैंने यहाँ पर एफ सेट से उठाए, इन पर मैंने प्लस ऑपरेशन लगाया तो वो भी आपका एफ के अंदर ही आ जाए। ठीक है, तो वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। सेकेंड आपके पास यहाँ पर जो है वो एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी मान लीजिए मैंने ए, बी और सी एलिमेंट्स यहाँ पर एफ से उठा लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी करो या फिर आप ए प्लस बी प्लस सी करो, आपके पास आंसर सेम आएगा। क्लियर है, ये आपके पास एसोसिएटिव होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि आप एफ सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ। मान लीजिए मैंने एक ए एलिमेंट उठाया, तो इस एफ ए एलिमेंट का, ए टाइप का एलिमेंट है यहाँ पर, ये नहीं कि मैं सिर्फ ए ही उठा रही हूँ, यानी कि ये जो है एफ सेट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और वो टाइप क्या है उनकी, ए टाइप है। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया ए, तो इसमें आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि वो एलिमेंट जब आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो वो खुद ही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपके पास वो 0 एलिमेंट्स हैं, तो a प्लस 0 या फिर आप 0 प्लस a करो, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपके पास जो आइडेंटिटी होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर जो आएगा वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स कहता है कि आपके पास, कि आप ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 है, तो ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर बी जो है ये आपका क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए होगा। क्लियर है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में इस बी को हम माइनस ऑफ ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बी जो है ये क्या है? माइनस ऑफ ए, क्योंकि जब हम ए में अगर, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो ए माइनस
क्योंकि a प्लस माइनस a करेंगे तभी आपके पास यहाँ पर 0 आएगा, तो ये माइनस a जो है ये आपका इनवर्स हो जाएगा a का। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास कोम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, ये दोनों ही रिजल्ट आपके पास इक्वल होंगे फॉर ऑल a b जो है वो आपके f फील्ड से लिए गए हैं। तो ये आपके पास कॉम्यूटेटिव, तो ये 5 प्रॉपर्टी जो है ये आपकी जब एग्जिस्ट हो जाती है तो आपके पास प्लस के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है। सेकंड जो है वो आपके पास एफ जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में, एफ सेट जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में ये पांचों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए अबेलियन ग्रुप की। ठीक है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एफ डॉट जो है ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो यही 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि आपके पास क्लोजर होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास फर्स्ट है क्लोजर, क्लोजर के लिए आप क्या करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी वही सेम कि a डॉट बी जो है वो आपके पास f में आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि a डॉट बी डॉट सी करो या फिर आप a डॉट बी डॉट सी करो, ये आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको पता मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, तो a डॉट 1 a आ जाएगा और 1 डॉट a आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1 है आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी बनाएगा। हमने ग्रुप थ्योरी में कैसे किया था, a डॉट आइडेंटिटी यानी कि e जो है वो आपके पास a आई या e डॉट a करे, आपके पास a ही आना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जब यहाँ पर निकालोगे तो आपको ये चीज याद रखनी है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स की यहाँ पर बात होगी। ठीक है, क्योंकि जीरो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो आपका इनवर्स जीरो का आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक ही चीज नोट करनी है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स की यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर जीरो को शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कि a डॉट बी करें तो आपके पास, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 1 कर लिया, तो यहाँ पर 1 आए, या b डॉट a करो आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये जो b है ये आपका इनवर्स कहलाएगा, b इज इनवर्स ऑफ a, तो b जो है ये आपका इनवर्स होगा a का। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या कि a डॉट बी करो या b डॉट a करो, आपके पास दोनों ये जो है वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर। तो ये जो 5 प्रॉपर्टी जब आपके पास बन जाती है तो ये आपका डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ से जो है वो टोटल प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर जो 11 नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है वो आपके पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये क्या होता है, यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे कि मान लीजिए यहाँ पर a b और c जो है वो हम एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं f से, तो आपके पास यहाँ पर a डॉट b प्लस c बराबर होगा किसके, a डॉट b, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन और a डॉट c। ठीक है, या फिर आप इसको पहले लिखो b प्लस c डॉट a, आपके पास ये जो है वो इस तरीके से भी आपका बन सकता है c डॉट a। तो ये जो है ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये आपकी फील्ड की डेफिनेशन होती है कि एक एफ सेट होता है जो कि आपके पास नॉन एम्पटी सेट है, और इस एफ सेट के पास जो है वो 2 ऑपरेशंस हैं, एक आपके पास यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है और एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। देन हम इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को फील्ड बोलेंगे अगर ये 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। और वो 11 प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये आपके पास एफ सेट जो है ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाए। अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है प्लस के रिस्पेक्ट में तो एफ प्लस जो है ये आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में जो है वो एफ डॉट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि डॉट के रिस्पेक्ट में एफ सेट जो है ये आपका अबेलियन होना चाहिए। अबेलियन होने के लिए वही 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी तो ये आपका डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन बन जाएगा। 5 प्रॉपर्टी ये हो गई, 5 प्रॉपर्टी ये हो गई, टोटल 10। 11 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने यहाँ पर वो 3 नंबर्स लिए हैं a b c जो कि आपके एफ सेट से उठाई हैं। देन a डॉट b प्लस c करो तो a डॉट b, यानी कि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, तो a डॉट बी प्लस में a डॉट सी, या फिर आप आगे b प्लस सी डॉट a करो तो b डॉट a प्लस में c डॉट a हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है जब ये 11 प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड हो जाती है तो एफ सेट जो है ये आपका फील्ड बन जाता है। और फील्ड के पास जो है वो दो जो है वो ऑपरेशंस होते हैं, एक प्लस ऑपरेशन होता है और एक मल्टीप्लीकेशन होता है, और ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपका फील्ड बनता है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है
क्योंकि आपके पास ये फील्ड बनता है तो आपके पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये आपके पास फील्ड बनता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास फील्ड बनता है, याद रखना, ठीक है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये आपके पास फील्ड बनता है। ये तीन जो है ये आपके पास क्या बनते हैं, फील्ड बनते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर, ये तीनों सेट जो है ये आपके पास फील्ड बनते हैं। तो ये आपको सीधे याद रखने हैं, एक क्वेश्चन जो है वो सीधे ही पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो अब हम अपने चैप्टर पर आ गए हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो देखिए इस स्पेस की डेफिनेशन क्या है, मैंने यहाँ पर पहले ही पूरी लिख ली है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने उस वजह से। तो आपको यहाँ पर समझना है वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो देखिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है कि लेट एफ बी अ फील्ड। मैंने फील्ड की डेफिनेशन आपको इसी वजह से बताई थी क्योंकि यहाँ पर वेक्टर स्पेस में एफ जो है वो एक फील्ड है। अब यहां पर लिखा है कि एफ जो है वो एक फील्ड है, इसका मतलब है कि इस एफ के पास दो ऑपरेशंस हैं, एक प्लस ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और इनके विद रिस्पेक्ट जो है ये 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एफ आपके पास एक फील्ड है। देन अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद टू ऑपरेशंस। वही सेम आपके पास दो ऑपरेशंस होंगे कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दो आपके पास क्या होंगे, दो आपके पास ऑपरेशन होंगे एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फॉर ईच यू वी बिलोंग्स टू वी। अब देखिए यहां पर जो ये सच दैट के बाद जो डेफिनेशंस यूज कर रहा है, यू वी बिलोंग्स टू वी, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट यू प्लस वी बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब यहां पर जो है, जैसे आपका मैंने इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन बताया था, हमने कोई दो एलिमेंट्स उठाए से वी से और उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया और वो उसी सेट का आ गया, तो वहां पर इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन बन रहा था। तो यहां पर जो है ये आपका इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है और साथ में प्लस के रिस्पेक्ट में यहां पर आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यू वी जो है वो आपका वी के अंदर बिलोंग कर रहा है, इस पर हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया तो वी के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये आप प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, और हमने जब इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन किया था तो ये आपका प्लस जो है ये आपका इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर। एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ। अब हमने यहां पर फील्ड से एक एलिमेंट ले लिया ए एंड वी से हमने एक एलिमेंट लिया यू। देन इन दोनों पर यूनिक एलिमेंट, इन दोनों पर ऑपरेशन लगाया। यहां पर ऑपरेशन किसका लगा है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि ए डॉट यू जो है वो आपका बिलोंग कर गया वी में। अब हमने यहां पर एक एलिमेंट बाहर से उठाया तो वो जो है वो आपका वी यानी कि वेक्टर वी में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है वो आपके पास एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर जो है वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। एंड इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, कि ये नॉर्मली यहां पर आप क्या समझ सकते हो कि यहां पर जो है वो आपके पास ये जो वी सेट है ये आपका इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर जो है वो आपका एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन जो ये आपका वी सेट है, ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज के साथ, यानी कि ये कंडीशन आपकी होल्ड होती है और ये कंडीशन आपकी एक्सटर्नली भी होल्ड होती है। देन ये जो वी सेट है वो जब आपकी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा तो हम कहेंगे कि जो वी है वो आपका वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर एफ। ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। क्लियर। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वही है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अब क्योंकि यहां पर बात किसकी है, वी की, क्योंकि वी सेट है और एक आपके पास एफ सेट है। तो वी सेट से हमने यहां पर तीन एलिमेंट्स लिए। मैंने आपको बताया था कि जब आप वी से कोई एलिमेंट उठाओ तो यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में ले लेना, तो यू वी और डब्ल्यू। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप लास्ट दो को आप ऑपरेट करो, फिर बाद में फर्स्ट के साथ करो, या पहले दोनों को ऑपरेट करके फिर देन थर्ड के साथ करो, तो आपके पास इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, ये भी आपको पता है कि यू प्लस वी करो या वी प्लस यू करो, आपके पास दोनों आंसर सेम आएंगे। थर्ड जो है वो है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको पता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो जीरो है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी बनता है। अब यहाँ पर ये जो वी है ना, ये आपका एक वेक्टर है, वेक्टर स्पेस बनेगा, तो इसका जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपके पास एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा। ये जीरो नहीं है, ये आपका वेक्टर है। ठीक है, तो ये जीरो जो है वो आपका किस में बिलोंग करेगा, वी के अंदर बिलोंग करेगा, सच दैट जब आप यू के साथ इस एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपके पास वो सेम ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो जीरो वेक्टर है इसको थोड़ा डार्क लिखा हुआ होता है, तो ये इसका वी सेट से उठाया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वही सेम कि आपके पास u, हमने एक एलिमेंट लिया है, इसका
आपके पास एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि आपको आइडेंटिटी आंसर में देगा। तो u प्लस का यहाँ पर माइनस यू क्योंकि एडिटिव है, एडिटिव तो आपको माइनस करना पड़ेगा उसका इनवर्स निकालने के लिए, तो माइनस यू जो है ये आपका इनवर्स हो जाएगा u का। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और यहाँ पर क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में पहले आप क्लोजर भी बोल सकते हो इसको, तो ये 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो गई। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका जो v है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन वेक्टर स्पेस होने के लिए कि v सेट जो है वो आपका प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर जो सेकंड डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर बना रखी है वेक्टर स्पेस की, क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज ऊपर ली गई हैं और 4 प्रॉपर्टीज नीचे ली गई हैं, तो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी एक ही v सेट से जो है वो उठाई गई हैं, और जो सेकंड है इसमें वेक्टर का और फील्ड का दोनों का यूज करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट है कि a डॉट u प्लस v, तो यहाँ पर जो है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओवर द एडिशन v, क्योंकि v है वो v के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 लिए गए हैं u प्लस v, तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द एडिशन इन v के एडिशन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो a डॉट u प्लस में a डॉट v हो जाएगा, जहां पर a एलिमेंट f से है और u v जो है ये आपके v से है। तो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन इन v, यानी कि v के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर एडिशन इन f, क्योंकि अभी f के 2 एलिमेंट्स लिए गए हैं। तो a प्लस b डॉट u करो तो au प्लस में bu आएगा। फॉर ऑल a b जो है वो आपका f से आ रहा है और u जो है वो आपका v से आ रहा है। कैसे बोलोगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन f। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि आप 2 स्केलर की मल्टीप्लिकेशन जब आप वेक्टर के साथ करोगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो कि एक स्केलर आप बाहर निकाल देना, देन b डॉट u। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है जो कि आपको सीधे ही याद रखनी है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कि आपके पास जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि 1 जो है वो आपका आइडेंटिटी होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो 1 डॉट u इक्वल्स टू u। क्लियर है। तो 1 जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जब ये टोटल 8 प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम v को बोलते हैं कि v जो है वो आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो v इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर इसको नोटेशन देनी है। और ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि जो ये v वेक्टर स्पेस बनता है इसके जो एलिमेंट्स हम लेते हैं वो आपके वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स। और जो फील्ड बनेगी ओवर द फील्ड f जो है ये आपकी फील्ड है, तो इससे जो हम एलिमेंट्स उठाएंगे वो a b c टाइप के उठाएंगे, और ये जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम बोलते हैं स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स ये आपके होते हैं। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन करनी है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वेक्टर्स इन Rn। अब वेक्टर्स इन Rn क्या होता है ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर जितनी पावर्स होती हैं उतने ही आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं R स्क्वायर की बात करूं तो इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड टाइप में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर पूरा सेट बनेगा एक, ठीक है, एक पूरा सेट बनेगा, लेकिन ये R2 जो है इसको हम यूक्लिडियन 2 स्पेस बोलते हैं, और ये जो है वो आपका इस अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर a b और c आ जाएगा। 3 टपल्स में आपके पास यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स आएंगे और उन सब का जो है वो सेट होता है वो। ठीक है, और उस पूरे सेट को जैसे यहाँ पर एक और आ जाएगा, जैसे b c आ गया, फिर मान लीजिए d e आ गया, इस टाइप से यहाँ पर एक सेट बनेगा। तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से बनता चलेगा, और यहाँ पर 2 टपल्स में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। तो ये जो है वो आपका यूक्लिडियन 2 स्पेस हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूक्लिडियन 2 स्पेस हम इसको बोलेंगे। और डिनोट कैसे करेंगे? R स्क्वायर, या फिर आप R इसके जो बेस में है वो आप 2 लगा सकते हैं। इस तरीके से भी कई जगह पर जो है वो मिल सकता है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर दिया गया है कि a b c यानी कि ऑर्डर जो है वो ट्रिपल्स में आ जाएगा, तो ये आपका यूक्लिडियन 3 स्पेस बन जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 - 3 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है किसमें? R स्क्वायर में, क्योंकि 2 टपल्स में आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि 2 डिमेंशन की बात है, 3 है तो वो 3 डिमेंशन है, और अगर पावर n है तो इसका मतलब
मतलब n डायमेंशंस है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है वो ये है कि एन ऑर्डर्ड अनटपल ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए रियल एन वेक्टर। तो यहाँ पर जो आपके पास ये जो अनटपल्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम क्या कह रहे हैं कि रियल एन वेक्टर्स कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास जैसे ये 2 - 3 ये आपका ऑर्डर्ड पेयर जो है ये आपका वेक्टर भी कहलाता है और इसको हम कॉलम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। यानी 2 - 3 इसका मतलब भी यही है। और जैसे 7 3 6 लिखा गया है तो इसको हम 7 3 6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इनको कॉलम वेक्टर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये आपका होता है वेक्टर इन Rn। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको सीधे ही याद रखने हैं और ये एग्जाम्पल्स जो है वो आपके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं जो कि सीधे ही पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि आपको अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं पता कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है तो वहां पर इतनी इतनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। तो ये जो है वो आप अगर याद ही कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है वो क्या है। तो देखिए वेक्टर स्पेस को हम कैसे लिखते हैं, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, या फिर आप सीधा ही यहाँ पर सिंपली बोल सकते हो कि वी इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी जो है ये आपका वेक्टर स्पेस होता है। वी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। और एफ जो है ये आपके पास फील्ड होती है। ठीक है, वेक्टर जो होता है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसको मैंने आपको बताया था यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में लेते हैं और इसको हम ए बी सी की फॉर्म में लेते हैं। ये जो वेक्टर्स होते हैं यानी कि वी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वेक्टर्स बोलते हैं और फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्केलर बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको वी सेट जो दे रखा है वो आपको सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन। मान लीजिए ये आपके सारे एक ही प्लेन के सारे वेक्टर्स का सेट है, या फिर आपका सीधा ऐसे आ सकता है कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर एक सेट है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स का और फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की है, फील्ड जो है वो क्या है, रियल नंबर्स की है, तो ये जो V है वो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड R। यानी कि आपके पास सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स जो है, कोप्लेनर वेक्टर्स ओवर द फील्ड R जो है ये आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, सेकंड आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर फील्ड की डेफिनेशन करवाई थी और फील्ड की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ये आपके पास स्ट्रक्चर है ये आपके पास फील्ड बनता है, ये स्ट्रक्चर आपके पास फील्ड बनता है और एक कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके पास एक फील्ड बनता है। ये सारे आपके क्या बनते हैं, ये सारे आपके फील्ड बनते हैं। तो एक यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है कि एनी फील्ड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एनी फील्ड forms a vector space कि any field forms a vector space over itself, over itself। ठीक है, यानी कि आपके पास रैशनल नंबर जो है वो फील्ड बनाता है, तो रैशनल नंबर जो है वो ओवर द रैशनल नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। रियल नंबर ओवर द रियल नंबर वेक्टर स्पेस बनाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द इटसेल्फ यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। यानी कि वेक्टर आपके पास रैशनल नंबर का सेट है और जो फील्ड है वो भी रैशनल नंबर का सेट है। यानी कि सेम, क्योंकि ये आपका Q, R और C ये दोनों फील्ड, ये तीनों जो है वो आपके पास फील्ड बनते हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो आपसे सीधा पूछा जा सकता है, तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। और अगर इस टाइप से दे दिया जाए कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं तो भी आपको याद रखना है। सिंबॉलिकली अगर दे दिया जाए तो भी आपको याद रखना है, और अगर वर्डली आपको दे दिया जाए तो भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। तो एनी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ठीक है, कि हर एक जो फील्ड बना रहा है वो अपने ही रिस्पेक्ट में यानी कि ओवर इटसेल्फ जो है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक जो है वो सेकंड आपके पास एक स्टेटमेंट आती है या फिर आप एक एग्जांपल मान सकते हैं। मान लीजिए आपके पास H जो है ये आपके पास H इज अ सब फील्ड ऑफ फील्ड F, यानी कि H जो है वो सब फील्ड है फील्ड F की। तो सब फील्ड, अब यहाँ पर सब फील्ड का क्या मतलब है कि F फील्ड है उसी का सबसेट है H। ठीक है, तो यहाँ पर H अगर सब फील्ड है ऑफ फील्ड F की, देन आपके पास ये जो F फील्ड है वो ओवर दी H आपके पास वेक्टर स्पेस बनेगा।
क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। यहाँ पर देखिए सब फील्ड, जैसे मैंने आपको सब ग्रुप करवाया था, उसमें सब ग्रुप में क्या था कि अगर आपके पास जी सेट का कोई सब ग्रुप में, मैंने आपको क्या बताया था कि जी सेट है, उस जी सेट का एक सबसेट है, मान लीजिए एच सबसेट है जी का, देन ये एच जो है वो उस सेम बाइनरी ऑपरेशन पर अगर ग्रुप की सारी कंडीशंस को होल्ड कर देता है तो ये आपका जब खुद एक ग्रुप बन जाता है तो ये जी का सब ग्रुप बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक फील्ड है, फील्ड का एक सबसेट है एच, देन ये एच जो है वो उन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में खुद एक फील्ड बन जाता है, तो ये इसका सब फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एच एक सब फील्ड है किसका, एफ का, ठीक है, सब फील्ड है किसका, एफ का। देन ये जो फील्ड होगी एफ, वो आप अपने ही सब फील्ड के ओवर में वेक्टर स्पेस बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल इस तरीके से दे दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर दी रियल नंबर्स, फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की, बताओ कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो आपको पता है ये भी आपके पास क्या बनता है, फील्ड बनता है, ये भी आपके पास क्या बनता है, फील्ड बनता है, दोनों फील्ड बनते हैं। यहाँ पर जो ये आर है, क्योंकि आपको पता है आर जो है वो सबसेट होता है सी का, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर जो अंदर जो है जो फील्ड जो होगी वो आपके पास सबसेट होनी चाहिए, यानी कि छोटा सेट होना चाहिए इससे। तो सी आर जो है ये आपके पास वेक्टर स्पेस बनता है। इसी तरीके से अगर आर क्यू है तो ये भी आपके पास वेक्टर स्पेस बनेगा। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो है वो फील्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और अंदर वाला जो सेट है वो छोटा होना चाहिए, देन हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये वेक्टर स्पेस बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास जो वी सेट है वो सेट है आपके पास ऑल मैट्रिसेस का, ठीक है, ऑल मैट्रिसेस का है जिसका ऑर्डर m/n है, जहां पर m और n जो है ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक मैट्रिसेस की फॉर्म है और यहाँ पर जो है वो जैसे 2/3 ऑर्डर का हो गया, 3/2 ऑर्डर का हो गया, यानी कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए जो आपके पास ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वी सेट होगा वो आपके पास ऑल मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर m/n है। देन आपके पास जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की है, ठीक है, फील्ड जो है वो क्या है, रियल नंबर्स की है। तो ये जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस बनेगा। क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और भी यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिसेस दे दिया जाए, वैसे तो मैंने यहाँ पर सारी ही मैट्रिसेस की बात कर दी, लेकिन अगर स्पेशली डायगोनल मैट्रिक्स भी पूछ लिया जाए ओवर द फील्ड आर, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर जो है ये भी आपके पास क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके साथ ही जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको याद रखनी है। और वो ट्रिक क्या है कि यहाँ पर देखिए मैं आपको सीधा ही जो है वो क्वेश्चन बुक से दिखा देती हूँ। इस बुक में जो है वो क्वेश्चन है, देखिए 5th क्वेश्चन है, और ये जो 5th क्वेश्चन है ये आपकी एक ट्रिक बन जाती है। और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ r की पावर 4 आर वेक्टर स्पेस फॉर कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें यहाँ पर सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दे रखा है कि x1, x2, x3 और x4, यानी कि हमें यहाँ पर यूक्लिडियन 4 स्पेस जो है वो दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड यहाँ पर जो है वो टपल्स आ रहे हैं, 4 टपल्स में यहाँ पर आपके पास जो है वो वेक्टर्स दे रखे हैं। देन हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनमें से एक एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमें दिखा रहा है कि अगर x1 0 हो जाए, तो अगर x1 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, x2, x3, x4 आएगा। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट 0 हो जाएगा तो वो आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा। अगर इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है तो आपको ये सीधी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो अगर x1 यहाँ पर 0 है, कोई भी एलिमेंट 0 हो गया, जैसे यहाँ पर x4 में 0 हो रहा है कि x4 जो है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर x1, x2, x3 और ये 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। तो यहाँ पर x1 इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है, x4 इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। और अगर कोई एक एलिमेंट जैसे x1 या x2, x3 या x4 लेस देन 0 दिखा दे, लेस देन कुछ भी लेस देन का साइन आ जाए, तो ये जो है वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि x1 लेस देन 0 है, यानी कि x1 जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब ये जो है वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। यहाँ पर x2 ग्रेटर दे रखा है, तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्लियर। यहाँ पर ई नंबर जो पार्ट है इसमें दे रखा है x³ का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू, तो ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल की कंडीशन भी बन रही है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर वेक्टर स्पेस बनेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए 2x1 प्लस में 3x2 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास अगर
इस टाइप से कोई एलिमेंट्स आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2x1 यानी यहाँ से जो है वो रिलेशन बना दिया या इन दोनों से रिलेशन बना दिया, तो यहाँ पर जो है वो रिलेशन बन के आपके पास जो है वो एक अनदर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर इस साइड सिर्फ अकेला 5 होता तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा 2x1 प्लस में 3x2। इस तरीके से अगर आपके पास एक लाइन की अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो तो वहां पर जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि ये भी वेरिएबल x1 x2 इसके साथ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, लेकिन एक वेरिएबल है यहाँ पर x1, इसमें भी x2 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म जो 0 होती है तो वहां पर वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये चीज जो है वो आपको एज ए ट्रिक जो है वो इस तरीके को याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखना है कि कौन सा वेक्टर स्पेस बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैसे 7th नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, कि इस टाइप की फॉर्म है एक्स एक्स यानी कि ये सेम एलिमेंट है और वाई यहाँ पर इसका नेगेटिव है। ये इस टाइप की फॉर्म है मैट्रिसेस की वेयर एक्स वाई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो है वो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इस तरीके के जो आपको क्वेश्चंस जो है वो सीधे ही याद करने होते हैं। वही मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स का बताया ओवर द रियल नंबर्स की फील्ड के रिस्पेक्ट में आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिसेस जो होते हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं? वेक्टर स्पेस बनाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। और ये जो आपका Rn जो है वो ऑल ऑर्डर्ड अनटपल्स ऑफ रियल नंबर जो है वो आपका Rn के ओवर में, यानी कि Rn जो है वो R के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये जो है वो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे जो कि आपको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो है वो याद रखने हैं। अभी देखिए यहाँ पर वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको सीधे ही याद रखनी है, और ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि आप इनको थोड़ा सा लॉजिक के साथ याद रख सकते हो। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर दे रखा है कि इन एनी वेक्टर स्पेस वी एफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड, कि अगर वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है तो ये फॉलोइंग रिजल्ट्स जो है वो आपके होल्ड होते हैं। तो यहाँ पर यस नो में या फिर आपका यहाँ पर फॉल्स और ट्रू के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट है कि ए डॉट जीरो वैक्टर, यानी कि जब आप किसी यानी कि ए स्केलर की मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर के साथ करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा। नॉर्मली आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जीरो की अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर ए की जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो अगर जैसे यहाँ पर बोल्ड आया है इसका मतलब ये वी सेट से उठाया गया है, और अगर यहाँ पर सीधा नॉर्मल आया है तो इसका मतलब ये जो है वो आपका एफ फील्ड से एलिमेंट्स उठाया गया है। तो यहाँ पर जो है एक एलिमेंट आपका फील्ड से है 0 और u जो है ये आपका वेक्टर से है। तो यहाँ पर जो आप मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो वो जो एलिमेंट आएगा वो आपका वेक्टर से v से आएगा, तो यहाँ पर 0 वेक्टर हो जाएगा। ये जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन, मैंने आपको जो बताया था कि एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वहां पर एक एलिमेंट आपका u का होता है और एक एलिमेंट आपका v का होता है और एक आपका फील्ड का होता है। और ऑपरेशन जब लगाते हो तो एलिमेंट आंसर जो आता है वो आपका v वेक्टर से आता है। तो बस वही कंडीशन है कि 0.u जब आप करोगे तो 0 वेक्टर आएगा और ये जो 0 है ये आपका v में बिलोंग करता है। फिर देखिए यहाँ पर अगर ठीक है कि अगर नेगेटिव ऑफ 1 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे u से तो माइनस ऑफ u हो जाएगा। तो सीधा ही नॉर्मल आप याद रख सकते हो a डॉट माइनस यू जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि माइनस ऑफ ए यू, या फिर आप माइनस ऑफ ए स्केलर इंटू यू कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर फिफ्थ जो प्रॉपर्टी की a डॉट यू माइनस वी, तो a डॉट यू हो जाएगा माइनस में a डॉट वी हो जाएगा। पर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि a u इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर, इसका मतलब कि अगर a u 0 वैक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब a 0 है या फिर u वैक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है। फिर देखिए यहाँ पर दे रखा है कि a u इज इक्वल्स टू में b u, तो अब यहाँ पर जो है वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि राइट कैंसलेशन लास्ट से जो है वो u से u कैंसिल हो गया, a जो है वो b के इक्वल आ गया। अब यहाँ वो इसमें है कि a u जो है वो a v के इक्वल है, तो यहाँ पर लेफ्ट कैंसलेशन लास्ट से a से a कैंसिल हो जाएगा तो u जो है वो v के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका याद करने का थोड़ा तरीका है जो आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये जो है वो वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।